साथियों नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केकेसी पल्लू पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व साथ में नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाइए। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 9 वर्षीय एसीपी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं उसकी प्रोसेस क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है और हमें कितनी पीडीएफ बनानी पड़ती है, उसके लिए चेक लिस्ट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको जिन जिन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और जो जो पीडीएफ आपको चाहिए वो पीडीएफ आप सबसे पहले बनाकर आप एक फोल्डर में सेव कर लें और फोल्डर जहां भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना के रखा है जिस एसीपी के लिए अप्लाई करना है। तो ये कार्मिक की फर्स्ट एसीपी है। तो इसके लिए सबसे पहले कार्मिक जब अप्लाई करेगा आप जो चेक लिस्ट है वो देख सकते हैं। चेक लिस्ट में आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले पीडीएफ आपको जो बनानी है वो नियुक्ति आदेश और ज्वाइनिंग की पीडीएफ बनानी है, और उसके अलावा जो दूसरी पीडीएफ है वो स्थायीकरण आदेश की पीडीएफ बनानी है। और तीसरा जो ध्यान रखना है कि कार्मिक के जो समस्त जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है वो शालादर्पण के प्रपत्र 10 में उसकी दर्ज होनी चाहिए। और जो चौथी उसको कार्मिक को ध्यान रखना है कि सेवा काल में अगर उसकी पहले से कोई डीपीसी हो रखी है तो उस डीपीसी में उसने कार्यग्रहण किया या डीपीसी को उसने फोरगो किया, तो अगर कार्यग्रहण किया तो डीपीसी का जो उसका जेडी के द्वारा या डीडी के द्वारा जो भी उसका जो डॉक्यूमेंट है उसकी पीडीएफ बनी हुई होनी चाहिए। उसके अलावा पांचवा आप देख रहे हैं कि पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान, अगर कार्मिक ने पहले से कोई एसीपी ले रखी है और वो सेकंड एसीपी के लिए थर्ड एसीपी के लिए अप्लाई कर रहा है तो पहले जितनी भी उसने एसीपी ले रखी है उन एसीपी की पीडीएफ है वो उस कार्मिक को यहाँ बनाकर सेव करनी है, यहाँ रख लेनी है और उसकी एंट्री आपको यहाँ ऑनलाइन फॉर्म में करनी है। उसके बाद में यहाँ जो छठा पॉइंट आप देख रहे हैं उस पॉइंट में पुनरीक्षित वेतनमान, यानी ये वेतनमान होता है जब कार्मिक 5वें से छठे और छठे से 7वें वेतन आयोग में जब वो कन्वर्ट होता है, उसका जो वेतन है वो चयन होता है, उसका चेंज होता है, तो उस वेतन आयोग में जो आपका वेतन बना था उसका जो आदेश है उसकी पीडीएफ आपको बनाकर यहाँ तैयार रखनी है। और उसके अलावा जो आपको नेक्स्ट जो पीडीएफ बनानी है वो संतान संबंधी शपथ पत्र, यानी आपको संतान संबंधी जो घोषणा पत्र है वो आपको एक उसका स्टाम्प देना है और उसकी भी पीडीएफ आपको बनाकर रख लेनी है। तो ये तो थी चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ 4 पीडीएफ बनाकर रख रखी है। सबसे पहले नियुक्ति आदेश और कार्यग्रहण की रिपोर्ट है, दूसरे में पुनरीक्षित वेतनमान, यानी कार्मिक ने जो 1 जनवरी 16 से जो पुनरीक्षित वेतनमान लिया था 7वें वेतन आयोग में वो, और उसके अलावा जो तीसरी पीडीएफ है वो संतान संबंधी घोषणा पत्र, और चौथा है स्थायीकरण आदेश। एक चीज आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि नियुक्ति आदेश है वो अगर कार्मिक ने नोशनल का लाभ लिया है तो कार्मिक की नोशनल वाली ही नियुक्ति आदेश रहेगी, तो उसका वास्तविक नियुक्ति आदेश और प्लस जो नोशनल का आदेश है और उसकी जो ज्वाइनिंग की यानी कार्यग्रहण की जो रिपोर्ट है उन तीनों को मिलाकर आप एक पीडीएफ बना लें। और स्थायीकरण आदेश है तो कार्मिक का वास्तविक स्थायीकरण आदेश है और साथ में जो डीओ ने जो कार्मिक को नोशनल के जो ऑर्डर किए हैं उसकी भी पीडीएफ आप यहाँ साथ में लगा सकते हैं। तो ये तो थे जो पीडीएफ या डॉक्यूमेंट। इसके अलावा हम जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो ऑनलाइन फॉर्म है, उसके लिए हमें कार्मिक की जो स्टाफ लॉगिन आईडी है उसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम जैसे हम गूगल क्रोम में आप चलेंगे तो जो स्टाफ लॉगिन का जो होम पेज है यहाँ आप अपनी कार्मिक की आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे और हम स्टाफ लॉगिन आईडी का होम पेज है उस होम पेज पे पहुंच चुके हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड में मेन्यू बार है। इस मेन्यू बार में यहाँ एक टैब दिखाई दे रही है आपको फॉर्म्स में आपको यहाँ 2 टैब दिखाई दे रही है, एक टैब और दूसरा एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज। तो दूसरा जो टैब है उस पर क्लिक करेंगे और उसमें फिर नीचे एक सब टैब खुलेगी फॉर्म्स। हम जैसे फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 प्रकार के जो फॉर्म है वो ओपन हो चुके हैं और सबसे पहला अप्लाई फॉर एसीपी। तो यहाँ हमें जो एसीपी के लिए अप्लाई करना है तो हमारा जो सबसे पहला जो टैब है हम उसी पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर एसीपी। जैसे ही हम अप्लाई फॉर एसीपी पे क्लिक करेंगे जो एसीपी का जो फॉर्म है वो फॉर्म ओपन हो चुका है और सबसे पहले कार्मिक की बेसिक डिटेल, यहाँ टीचर का नाम है, उसकी एम्प्लॉय आईडी, उसके मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और जो उसकी करंट पोस्ट है उसका करंट सब्जेक्ट है, पिता का नाम, उसकी सेवानिवृत्ति तिथि और उस स्टाफ की करंट पोस्टिंग कहाँ है, ये सारी चीजें आप यहाँ देख सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी उसकी जो बेसिक डिटेल है अगर वो मिसमैच है कोई भी डिटेल तो आप यहाँ से फॉर्म को आगे मत भरिए, आप वापस बैक जाइए और अपने प्रपत्र 10 में उस डाटा को सही कीजिए, उसके बाद में उस फॉर्म में आगे बढ़ना है। तो मेरा ये जो कार्मिक है जिसके मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ उनकी जो सभी बेसिक डिटेल है वो सारी सही है। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं एसीपी एप्लीकेशन ऑन शाला दर्पण, यानी ये कह रहा है कि अगर आप
कोई भी एसीपी का फॉर्म भर रहे हैं तो वो एसीपी का फॉर्म तभी भरा जाएगा जब उससे पहले वाले एसीपी का जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो एसीपी अप्रूव्ड हो चुकी है। तो हमारी तो यहाँ फर्स्ट एसीपी है, तो हमारे लिए तो ये कॉलम लागू नहीं है। एसीपी रिवीजन पे हम नो कर देंगे। उसके बाद में मूल पद जिससे एसीपी की गणना की जानी है, टीचर 3rd ग्रेड लेवल 2, ये सही है। उसके बाद में स्कूल एनआईसी कोड, यहाँ आपको वो कोड भरने हैं जो स्कूल के आपके जो शाला दर्पण के एसडी कोड है। अगर वो आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल बार से ऊपर करके देखेंगे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है जो आपकी स्टाफ करंट पोस्टिंग पहले से, यहाँ वो कोड लिखे हुए हैं और यहाँ आप देख के उस कॉलम की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे आप लिख के यहाँ और अपने जो माउस है उससे बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी स्कूल की जो डिटेल है वो आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट नागौर, ब्लॉक नागौर, स्कूल का नाम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में कार्मिक की कार्यगण या नोशनल तिथि, यहाँ आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अगर वो कार्मिक नोशनल वाला है तो उसको नोशनल, जिस डेट से नोशनल का लाभ दिया गया है वो तारीख उसको यहाँ लिखनी है प्रथम ज्वाइनिंग तिथि में, अगर कार्मिक ने नोशनल लाभ लिया है। तो अगर नोशनल लाभ नहीं लिया तो उसको फर्स्ट डेट है जो उसकी कार्यगरण की वो यहाँ लिखनी है। उसके बाद में उसका नियुक्ति आदेश, नियुक्ति आदेश में आपको एक पीडीएफ अपलोड करनी पड़ेगी और मैंने पहले ही बताया कि जितनी भी पीडीएफ आपको अपलोड करनी है वो आप पहले से एक फोल्डर में बनाकर रख लेंगे। हम यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप चूज फाइल पे क्लिक करोगे तो ये आपको उस फोल्डर का जहां आपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रख रखा है वहां ले चलेगा। मैं डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में मेरा जो फोल्डर है जिस कार्मिक का मैंने यहाँ सेव करके रख रखा है और ये उसका नियुक्ति आदेश व कार्यग्रहण रिपोर्ट, यहां से उसको एक क्लिक में सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ दूसरा नीचे लिखा है ओपन। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो जो डॉक्यूमेंट है आपका डॉक्यूमेंट यहाँ आ चुका है। अब वो डॉक्यूमेंट में क्या था, अगर कार्मिक ने नोशनल लाभ लिया है तो कार्मिक का उसका नियुक्ति आदेश, साथ में उसके जो कार्यग्रहण की रिपोर्ट है और प्लस उसको जो डीओ ने नोशनल का जो उसका आदेश किया है, वो तीनों डॉक्यूमेंट को मिला के आपको एक पीडीएफ बनानी है। लेकिन आप एक चीज का यहाँ विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि आप जितनी भी यहाँ लगभग आपको 5 से 6 पीडीएफ अपलोड करनी है, उन सभी पीडीएफ में ऐसी कोई भी पीडीएफ नहीं होगी जिसमें 3 से ज्यादा हो, यानी आप 3 पेजों की पीडीएफ अधिकतम बना सकते हैं। उसके बाद में कार्यकरण बिफोर नून या आफ्टर नून, तो मेरे जो इस केस में कार्मिक ने मध्याह्न पूर्व कार्यकरण किया है तो मैं बिफोर नून का चयन कर लूंगा। उसके बाद में स्थायीकरण तिथि, स्थायीकरण तिथि आपको मैंने पहले ही बताई है, स्थायीकरण तिथि आपको वो स्थायीकरण तिथि भरनी है। अगर आपने वास्तविक कार्यकरण यहाँ भर रहे हैं तो वास्तविक कार्यकरण तिथि, और अगर आपने नोशनल की जो तिथि भर रहे हैं तो आप यहाँ नोशनल कार्यकरण तिथि का ही चयन करेंगे। तो मेरे केस में 11 सितंबर 2014 कार्मिक को नोशनल लाभ दिया गया है, तो यहाँ मैं 11 सितंबर 2014 है वो स्थायीकरण तिथि में चयन कर लूंगा और स्थायीकरण का आदेश यहाँ अपलोड करना है। चूज फाइल पे फिर से क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे वापस उसी फोल्डर में पहुंच गए और यहाँ मैंने स्थायीकरण आदेश के नाम से पीडीएफ पहले से बना के रखी है, इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया और वो पीडीएफ यहाँ अपलोड हो चुकी है। उसके बाद में संवर्ग, या आपको संवर्ग सिलेक्ट करना है, मंत्रालय कर्मचारी, अधीनस्थ सेवा या राज्य सेवा। राज्य सेवा में गजेटेड ऑफिसर आते हैं, मंत्रालय कर्मचारी में एलडीसी, यूडीसी, जूनियर अकाउंटेंट जो ओए है वो सारे आते हैं। अधीनस्थ सेवा में यहाँ 2nd ग्रेड टीचर और 3rd ग्रेड टीचर्स के लिए अधीनस्थ सेवा है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सेव का जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे। डाटा सेव अपडेट सक्सेसफुली, आप यहाँ देख रहे हैं आपके सामने मैसेज आ गया, आप उस पर ओके पे क्लिक करेंगे और फिर हम फॉर्म में आगे बढ़ेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि आपकी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10, 12 और उसके बाद में उसकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी डिटेल मैंने आपको पहले ही बताई है, सारी सही है। और उसके बाद में फिर प्रशैक्षणिक योग्यता, कार्मिक ने बीएड किया है वो सारी डिटेल सही है। शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं दोनों आपने चेक कर ली। दोनों चेक करने के बाद में नेक्स्ट जो कॉलम है वो सेवा काल में हुई पदोन्नतियों का विवरण। जैसे कार्मिक ने 2012 में कार्यग्रहण कर लिया और 2021 में 9 वर्ष पश्चात उसकी एसीपी लगनी थी, उससे पहले अगर कार्मिक 2nd ग्रेड में अगर पदोन्नत हो चुका है, उसकी डीपीसी हो चुकी है, वो L11 में यानी लेवल 11 में अगर पदोन्नत हो चुका है तो उसको जो डीपीसी मिली है उसका विवरण उसको यहाँ भरना है। तो यहाँ आपके सामने सेवा काल में भी पदोन्नतियों का विवरण है, उसके आगे लिखा है लागू नहीं, तो अगर आप यस पे क्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब ये जो कॉलम है, ये जो फॉर्मेट है आपके लागू नहीं होगा, यानी आपकी डीपीसी नहीं हुई है। और अगर आपकी लागू है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। तो मैं लागू नहीं यानी यहाँ यस पे क्लिक करूंगा। जैसे यस पे क्लिक करूंगा तो वो जो कॉलम था वो यहाँ हाइड हो चुका है, वो यहाँ छुप चुका है और मेरी कोई डीपीसी हुई नहीं, इसलिए मुझे
वो भरना ही नहीं है। उसके बाद में पूर्व में स्वीकृत चयनित वरिष्ठ वेतनमान का विवरण, ये जो विवरण है वो है आपकी एसीपी का, यानी पूर्व में अगर आपने कोई एसीपी ले रखी है तो, अगर आपने एसीपी नहीं लिए तो आपके लागू नहीं, यस पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपने एसीपी ले रखी है तो आप जैसे नो पे क्लिक करेंगे और नो पे क्लिक करने के बाद में आपको यह विवरण भरना पड़ेगा। फर्स्ट एसीपी, सेकंड एसीपी, थर्ड एसीपी, आपने कौन कौन सी एसीपी ले रखी है, किस डेट से ले रखी है, यहाँ कौन सा वेतन आयोग था और आपका जो लेवल कौन सा था, वो आपको यहाँ सारी चीजें भरनी है। लेकिन हमने, हमारी तो पहली एसीपी है, इससे पहले हमने कोई एसीपी ली नहीं, तो हम यहाँ यस पे क्लिक कर देंगे, हमारी ये लागू नहीं है। तो हमारे न तो डीपीसी पूर्व में हुई है और न ही हमारी कोई एसीपी पहले लगी है, इसलिए ये दोनों कॉलम हमारे यहाँ क्या है, लागू नहीं है। दोनों में क्या है, लागू नहीं के आगे यस लिखा, उस यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में पुनरीक्षित वेतनमान, यानी पुनरीक्षित वेतनमान, जो जब वेतन आयोग, नया वेतन आयोग लगता है तो उसके बाद में आपका जो वेतन होता है वो छठे वेतन आयोग से सातवें वेतन आयोग में जब जाते हैं तब जो चेंज होता है तो वो आपको यहाँ भरना है। और वो हमारा एक बार हो चुका है फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट टाइम 2017 में हुआ। अगर हमारा फर्स्ट टाइम 2008 में हो गया होता, हम पहले की हमारी ज्वाइनिंग होती, तो फर्स्ट टाइम 2008 वाला होता और सेकंड टाइम है वो 2017 वाला हो जाता। उसमें वेतन आयोग कौन सा था, वेतन आयोग 7वां था। वेतन आयोग के बाद में वेतन पे बैंड, ये छठे जो वेतन आयोग थे, 5वां वेतन आयोग था, वो जो यहाँ भरेंगे, जो उन्होंने पुनरीक्षित वेतनमान लिया उनके लिए लागू है। हमारे यहाँ वेतनमान या ग्रेड पे, यहाँ ये ओपन हो गया, हम L10 में थे, किस दिनांक से हमने उसको लिया है, यानी वो जो वेतन आयोग में हमने जो विकल्प की जो दिनांक दी थी वो दिनांक कौन सी थी, तो हमने जो विकल्प की जो दिनांक दी थी वो 1 जनवरी 2016, यानी 1 जनवरी 2016 से हमने पुनरीक्षित वेतनमान लिया था। आदेश की प्रति, हम आदेश की प्रति यहाँ अपलोड कर देंगे। इस तरह हमने हमारी आदेश की प्रति है वो अपलोड कर दी और एक्शन के आगे जो सेव बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। इस तरह आप देख रहे हैं कि पुनरीक्षित वेतनमान हमने 2017 में पहला लिया था, अगर 2008 में पहला लिया होता तो यहाँ फर्स्ट में 2008 वाला हो जाता और सेकंड में 2017 वाला हो जाता। अब एक्शन के आगे यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो इनको एडिट भी कर सकते हो, जैसे आप कर्सर ले जाएंगे एडिट एंड सेव का ऑप्शन है और दूसरे में यहाँ आपके सामने डिलीट का ऑप्शन है। अगर आपकी कोई एंट्री गलत सेव हो गई तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, आवेदित एसीपी का विवरण, यानी हम जो फॉर्म भर रहे हैं उसको बोलते हैं आवेदित एसीपी। तो आवेदित एसीपी है 9 वर्षीय, 18 वर्षीय, 27 वर्षीय, ये अधीनस्थ सेवा के जो कार्मिक है उनके लिए लागू है। और 10 वर्षीय, 20 वर्षीय और 30 वर्षीय, ये जो फर्स्ट ग्रेड जो टीचर होते हैं उनके लिए लागू होती है। तो हमारे यहाँ 9 वर्षीय एसीपी को सिलेक्ट कर लेंगे। दे दिनांक कौन सी है, जो दिनांक है उसका चयन कर लेंगे। हमारे 11 सितंबर 2021 है, क्योंकि 11 सितंबर 2012 को ज्वाइन किया था, तो ठीक 9 वर्ष पश्चात हमें इस एसीपी का लाभ मिलेगा। दे वेतनमान, वेतनमान 7th वेतनमान रहेगा। और वेतनमान पे बैंड, यहाँ पे बैंड अभी लागू नहीं क्योंकि ये 6th वेतन आयोग में लागू था। यहाँ वेतनमान ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स, तो यहाँ आप L10 में थे और अभी आपको L11 के लिए अप्लाई करना है, यानी अब आप लेवल 11 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 9 वर्ष एसीपी लगने के बाद में आप L11 में चले जाएंगे। तो आप यहाँ L11 का चयन कर लेंगे। उसके बाद में ये आपका आवेदित एसीपी का विवरण आपने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में संतान की जो घोषणा है या संतान का जो डाटा है वो आपको यहाँ भरने हैं। आपके सामने यहाँ 2 अलग अलग कॉलम है। पहले में 31 मई 2002 तक जीवित बच्चों की या पुत्र पुत्रियों की संख्या, तो वो आपको यहाँ भरनी है। 31 मई 2000 पहले से अगर कोई जो संतान है उसका आप यहाँ नाम लिखेंगे, उसकी जन्म तिथि लिखेंगे और यहाँ सेव का जो बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे, अगर दोनों संतान या 2 से ज्यादा संतान पहले किए तो नेक्स्ट आपके सामने दूसरा जो कॉलम है वो ओपन हो जाएगा, उसमें आप सेव करते जाएंगे। और अगर 2002 से पहले की संतान नहीं है, 1 जून 2000 बाद की है, तो वो आप यहाँ लिखेंगे, आप उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद में उसकी जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि आप लिखेंगे। जैसे पहले जो संतान थी उसका नाम लिख दिया, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो डेट ऑफ बर्थ लिख दी और उसके बाद में सेव का जो बटन है उस पर क्लिक कर दिया। आपका जो डाटा है वो अपडेट या सक्सेसफुली सेव हो चुका है और आप यहाँ देख रहे हैं कि सेव हो चुका है। अगर आपको कुछ डेट ऑफ बर्थ या नाम में कुछ मिस्टेक रह गई तो उसको एडिट भी कर सकते हैं और अगर गलत सेव हो गया तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी संतान है उसका डाटा भी आप यहाँ लिख कर सेव कर देंगे। तो ये हमारा
जो संतान संबंधी था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में संतान संबंधी घोषणा, यानी मैंने पहले बताया तो आपको जो स्टाम्प है वो स्टाम्प आपको यहाँ अपलोड करना है संतान संबंधी जो घोषणा का। तो हमारे पास सेव है, उसकी पीडीएफ पहले से बनी हुई और वो अपलोड यहाँ हो चुकी है। उसके बाद में फिर आपको सेवा काल में कर्मचारी को सीसीए नियमों के तहत कोई शास्ति या दंडादेश दिया गया, अगर कार्मिक ने इन 9 वर्षों के दौरान उसको कोई नोटिस मिला है 16 सीसी 17 सीसी या अन्य कोई भी, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको यहाँ नहीं पे क्लिक करना है। तो इस तरह आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार उसको रीड कर लेना है। अब आप एक बार फॉर्म को एक बार फिर से चेक कर लें। आपने बेसिक डिटेल आपने पहले से देख ली, आपका स्कूल का एनआईसी कोड सही है, कार्यकरण तिथि आपकी सही है, आपने उसकी फाइल अपलोड कर दी। उसके अलावा स्थायीकरण तिथि है वो आपने यहाँ भर दी, उसकी फाइल यहाँ अपलोड कर दी। आपका संवर्ग सही है, आपकी शैक्षणिक योग्यता आपने पहले ही चेक कर ली, प्रशिक्षणिक योग्यता आपने पहले ही चेक कर ली, आपकी पदोन्नति कोई हुई नहीं है, अगर हुई है तो आपको यस की पूरी डिटेल भर देनी है। उसके बाद में पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान का मतलब होता है आपने पहले से कोई एसीपी अगर ली है तो वो डिटेल आपको यहाँ भरनी है। और पुनरीक्षित वेतनमान ये हमने भर दिया। आवेदित एसीपी का विवरण आपको यहाँ भरना है। आवेदित एसीपी में हमारी 9 वर्षीय एसीपी है, किस दिनांक से लेनी है वो दिनांक, वेतन आयोग कौन सा है और कौन सी जो आप वेतनमान या पे मैट्रिक्स में जाना चाहते हैं वो हमने भर दी। बच्चों की डिटेल हमने यहाँ भर दी। ये हमारा संतान संबंधी घोषणा पत्र यहाँ पहले से अपलोड है। उसके अलावा सेवा काल में कर्मचारी को सीसीए नियमों के तहत कोई शास्ति या दंडादेश दिया गया है तो यहाँ अगर दिया गया है तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, और आपको नहीं मिला है तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ फाइनल सबमिट कर देना है। आप फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। क्या आप इस प्रविष्टि को अंतिम रूप से आगे अग्रेसित करना चाहते हैं? यस। जैसे आप आगे अग्रेसित करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है साला दर्पण पे रजिस्टर्ड, उस पे आपका ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी डाल के हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मैसेज है योर डाटा इज सेव्ड, और हम ओके पे क्लिक करेंगे। हमारा जो एसीपी का जो फॉर्म था वो एसीपी का हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ इसको स्क्रॉल बार से ऊपर करके और यहाँ ऊपर जो प्रिंट का ऑप्शन है उस प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके और हमारे इस फॉर्म का जो प्रिंट है वो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये हमारा एसीपी का जो फॉर्म का वो प्रिंट है, ये आप देख सकते हैं हमारा जो पूरा फॉर्म है। हम यहाँ इसको जो ऊपर जो प्रिंट का जो ऑप्शन दे रखा है हम इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे उसको एज ए पीडीएफ है वो सेव कर लेंगे। और ये सेव का जो फोल्डर है वो हमसे पूछेगा तो हम उसी फोल्डर में जहां हमने डॉक्यूमेंट रख रखे थे वहीं पे उस फॉर्म को है वो सेव कर लेंगे। ये हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ सेव हो चुका है ये फॉर्म। अब आप इस फॉर्म का जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं। वापस आप चलेंगे फॉर्म पे, एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंट, फॉर्म, और यहाँ ट्रैक, ऊपर राइट साइड में देख रहे हैं ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं एसीपी के फॉर्म को ट्रैकिंग करना चाहते हैं, कन्फर्मेशन फॉर्म को या एनओसी वाले फॉर्म को या विदेश यात्रा वाले को, तो हम एसीपी वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ फर्स्ट के लिए और गो पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है आपको। आप देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो आपने उसको फिल्ड करके और सबमिट कर दिया, और अभी वो हमारे जो पीओ है डीडीओ महोदय उनके पास वो फॉर्म पेंडिंग स्टेटस में है। जैसे वो इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो वो फॉर्म है वो आगे सीबीओ के पास और डीओ के पास चला जाएगा। तो आप इस फॉर्म को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो साथियों ये था हमारा एसीपी के फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन सी पीडीएफ चाहिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देखा, धन्यवाद। दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।